गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी तरीके से पूरा ध्यान दे रहे होंगे। अभी रेलवे एग्ज़ाम्स अभी बहुत दूर हैं और आप अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं। ऐसा मत करना कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए तभी आप तैयारी करना, ठीक है। तो आपने जैसे कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ सुबह 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट आता है। और आप थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं पूरी की पूरी फिजिक्स आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा हम डेली के 25 क्वेश्चंस लाते हैं, 25 या 20, जैसे देखता हूँ मैं मैट्रिक के अकॉर्डिंग 25 या 20 क्वेश्चन लाता हूँ। लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ये समझ लीजिए आपकी पूरी साइंस एक तरफ और ये जो क्लास में ले देता हूँ ना डेली, ये पूरी एक तरफ होती है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारे के सारे उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन खुद डिजाइन करता हूं जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। और कोशिश ये करता हूं कि एक क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है, ठीक है। नहीं, क्या कहा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगर आप इंटर पास हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपने देखा है और आपका अगर ये आंसर नहीं सही दे पाते हो तो पहले चुपके से अपने गाल पे इस तरीके से ज़ोर से एक थप्पड़ लगाना, ज़ोर से थप्पड़ लगाना, ज़ोर से, ताकि याद आए। क्या याद आए मैं बताता हूँ, देखो गौर से समझने की कोशिश करना क्या याद आएगा। तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, देखो भाई क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो ध्यान रखेंगे, हमारी जो होती है ना, क्या होती है भाई, गतिज ऊर्जा। क्या होती है भाई? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटिक एनर्जी। ये होती है 1/2 mv²। उसी प्रकार ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? उसी प्रकार ध्यान रखेंगे, एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है भाई? हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। आप सब लोग जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई इसको? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? ये होती है m स्मॉल में g और h, ठीक है। उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि हमारी होती है, एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है भाई? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या बन जाती है? ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और प्लस में होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये होती है हमारी, ठीक है। नहीं, अब हमको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी हमको क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी होती है? 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या हमारी जो है, क्या भाई, हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी हमारी m, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी 1/2 mv² प्लस mgh। ध्यान रखेंगे यहाँ पे m क्या होता है? m होता है वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है भाई? वस्तु का द्रव्यमान, बात ध्यान रखेंगे। और ये b क्या होता है वस्तु का? ये होता है वेग। क्या होता है भाई? ये वेग होता है। और ये g क्या होता है? ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है भाई? ये गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और h क्या होती है हमारी? ये h होती है ऊंचाई। क्या होती है भाई? ये ऊंचाई होती है। तो ध्यान रखेंगे, m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। स्मॉल b क्या होता है? वेग होता है, वस्तु का वेग होता है। और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और h क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पूछ लेता है कि
मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ लेता है, क्या होता है ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपसे पूछता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है, क्या होता है, mgh। ये क्या होता है, 1/2 mv²। तो इनको नोट कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बहुत पुराना क्वेश्चन था और बहुत इजी था, मैंने इसलिए रखा था। पहला क्वेश्चन मैं इजी रखता हूँ जानबूझ के, ताकि सब लोग दे पाएँ अच्छे से आंसर, ठीक है। नहीं, आइए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो एक चीज़ क्या है, मैं देख पा रहा हूँ कि रियलिटी में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने मेरी क्लास पढ़ी है और उसने कमेंट बॉक्स में, मतलब पढ़ी तो होगी और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो कमेंट में ये बता दें कि सर जी इसका आंसर ये है। तो ये जो तुम चुप्पी छाड़ रहे हो ना, इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है, आप क्या है, आप कमेंट में आंसर देना सीखो। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और आवर्धित, यानी कि आवर्धित का मतलब ये होता है बड़ा, और आभासी उल्टा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है बड़ा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पूछा है, ठीक है। नहीं, एक बात अच्छे से समझना कि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, गांठ बांध लेना मेरी। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं सीधा। कैसा बनता है, सीधा। और मैंने बताया था सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, सीधा प्रतिबिंब होता है आभासी। कैसा होता है भाई, ये होता है आभासी। ये हो जाएगा कैसा भाई, आभासी। ये होता है आभासी, और साथ ही साथ में होता है कैसा भाई, छोटा, वस्तु से छोटा। भाई उत्तल दर्पण काम क्या करता है, उत्तल दर्पण काम करता है प्रकाश को फैलाने का। क्या काम करता है, फैलाने का, ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ध्यान रखिए अवतल दर्पण। क्या ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके बारे में हम समझेंगे। तो अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण के लिए 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास इसमें क्या है, हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। तो मैंने बता दिया है सीधा कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है भाई, आभासी होता है। लेकिन अगर इसमें उल्टा बन रहा है, कैसा भाई, उल्टा, तो उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये होते हैं वास्तविक। कैसे होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं। ये बात आप अवतल दर्पण के लिए गांठ बांध लेना। जो हमारा उत्तल दर्पण है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या होता है हमारा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये क्या करता है हमारा, ये क्या करता है, ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है भाई, ये सिकोड़ता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, फैलाता है, फैलाता है। आपने देखा होगा कि गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। जो ड्राइवर होता है, गाड़ी के साइड वाली लाइट, शीशा होता है साइड वाला, पीछे का देखने वाला, उसमें भी हम उत्तल दर्पण यूज करते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो जो गाड़ियों की हेडलाइटें होती हैं आगे वाली, उसमें हम अवतल दर्पण यूज करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं ना, ENT वाले, नाक कान गला वाले, तो वो सर पे एक लाइट सी लगा कर रखते हैं और हाथ में मिरर रखते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो हमारा अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक होते हैं, तो वो भी हमारा कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें प्रतिबिंब की इमेज, मतलब प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण में ध्यान रखेंगे कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु से छोटा इमेज बनता है। बिना आंख मीच बिना मतलब आंखें नीचे के लगा देना, आपको क्या करना है, सीधा, आभासी और छोटा। अगर अवतल दर्पण की बात करता है तो अवतल दर्पण में ध्यान रखेंगे हमारा प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। 5 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और एक कंडीशन ऐसी है कि उसमें प्रतिबिंब हमारा कौन सा बनता है, सीधा बनता है। जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है तो उसका इमेज हमारा उस साइड बनता है, और उस साइड बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, झूठे होते हैं, आभासी होते हैं, और लेकिन सीधे होते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी, यानी कि आभासी और सीधा और छोटा। मैंने क्या बताया था कि उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और छोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों में काफ़ी लोगों का ये आंसर गलत गया होगा, ठीक है? मुझे पक्का पता है कि आप लोगों में ये काफ़ी क्वेश्चन क्या है, गलत गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है और इसको एक कॉपी में नोट कर लेना है कि भाई अवतल दर्पण में कैसी प्रकृति होती है प्रतिबिंबों की, और उत्तल दर्पण में कैसी प्रकृति होती है। ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, और ये क्या करता है? सिकोड़ता है। ये गाड़ी की हेडलाइट में यूज करते हैं भाई, इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका करते हैं हेडलाइट में, ठीक है? और इसका प्रयोग करते हैं हम साइड वाली लाइट में। किसमें भाई? साइड लाइट में, ध्यान रखेंगे, साइड लाइट में प्रयोग करते हैं इसका, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, इसको पढ़िए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। प्रकाश की अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? मतलब प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? आपको चूज करना है कि जो प्रकाश की गति है वो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं हवा, निर्वात, पानी और कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। लेकिन आप लोगों ने आज तक ये तो पढ़ा है कि ये निर्वात में होती है। क्या होती है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है ये भी आपने पढ़ा होगा। कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात आप लोगों ने पढ़ी है बहुत अच्छे से। लेकिन एक बात, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या समझना है आपको? ध्यान से देखना। देखो आपने देखा होगा कि एक होता है हमारा अपवर्तनांक। क्या होता है भाई? अपवर्तनांक। ये होता है अपवर्तनांक। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है? प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल के। इतनी बात समझने की कोशिश करो। ये हमारा क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल के, ठीक है? अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसा है? कम है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? ज्यादा होगी। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? वो होता है 1। और वायु का कितना होता है? ध्यान रखेंगे, ये होता है 1.003। अगर हम बात करें जल की कितनी होता है, तो जल का होता है 1.33। ये हम इसको बोलते हैं 4/3। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप बात करेंगे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। अगर बात करेंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है? तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे हमारा अपवर्तनांक बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्योंकि देखो निर्वात की अपेक्षा ज्यादा सघन है वायु, और वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन है जल, और जल की अपेक्षा ज्यादा सघन है कांच, और कांच की अपेक्षा ज्यादा सघन है हीरा। यानी कि अपवर्तनांक ये बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है। प्रकाश की चाल जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? प्रकाश की चाल धीमी पड़ जाती है। जब विरल से सघन में जाएगी तो धीमी पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे अपवर्तनांक घटता है प्रकाश की चाल बढ़ती है, और अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की चाल बढ़ती है। तो देखो सबसे मैंने क्या बताया, अगर नोट कर लेना, अगर अपवर्तनांक कैसा है भाई? अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? प्रकाश की चाल को मैं लिख देता हूं स्मॉल b से, तो वो कैसी होगी? अधिक होगी। कैसी होगी भाई? अधिक होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए, अगर आपका अपवर्तनांक कैसा भाई? अपवर्तनांक अगर आपका अपवर्तनांक कैसा है? ज़्यादा है, तो मान लीजिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी कम होगी। बात समझ आ रही है? ये जो बात मैंने बताई है ना, इसको आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर लेना, जैसे लकीर खींच देते हैं ना, लकीर ऐसे करके खींच लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बताया ना, ये दोनों के दोनों, ठीक है? नहीं, मैंने बताया अपवर्तनांक आप घटाओगे, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो अब इसमें पूछा है कि प्रकाश की गति अधिकतम होगी। अब जिस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए क्या होगा? कम होगा, तो उसमें क्या होगी? प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। तो इसका अपवर्तनांक कितना है? इसका है 1.003। और इसका अपवर्तनांक कितना है? इसका है 1। और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.33। और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5।
5। तो बताओ सबसे ज़्यादा सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? निर्वात का। जब सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? निर्वात का है, तो सबसे वेग यानी कि सबसे ज़्यादा चाल की प्रकाश की किस में होगी? निर्वात में होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए हमने हमारा नियम हो गया? ये हो गया निर्वात के लिए। किसके लिए भाई? निर्वात के लिए। तो ध्यान रखेंगे प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। लेकिन क्यों होती है आज आप लोगों ने जाना होगा, रियलिटी बता रहा हूं क्यों होती है। क्योंकि वो डिपेंड करती है हमारे किसके? अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी। तो सबसे कम किसका था? हमारा निर्वात का। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं, तीसरे का बी उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछली बार मैं बता चुका हूं, पिछली बार बता चुका हूं। कोई ऐसा तत्व है जो 2 कक्षा होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तत्व में 2 कक्षा होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन। क्या हो जाएगा? नियोन। मैं पिछली प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन करा चुका हूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान रखेंगे 5 हमसे क्या कहता है कि NH4OH। क्या है भाई हमारा? NH4OH। ये है हमारा, देखो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम नाइट्रेट। आप लोग जानते हैं। और इसमें क्या पूछा है? नाइट्रोजन का क्या है? कितना प्रतिशत है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हमें क्या है, इनके सबके परमाणु भार पता होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए? 14 होता है। H का कितना होता है आपको पता होना चाहिए? 1 होता है। और O का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे तो आपको पता है, अगर हम इसका परमाणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा? N का कितना हो जाएगा? 14 प्लस H का कितना होता है? 1 और गुणा कर देंगे किससे? 4 से। प्लस वही N का कितना हो जाएगा? 14 और प्लस करेंगे हम ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना हो जाएगा? 16। और 16 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28। 28 और 4 32। तो 32 हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे कितने? 48। तो 32 और 48 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें हम नाइट्रोजन का देखें, किसका भाई? हम नाइट्रोजन का देखें भाई, हम इसका अगर नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 और प्लस 14, एक ये है और एक ये है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। तो ये किसका हो गया? नाइट्रोजन का हो गया। और ये किसका हो गया हमारा? ये अमोनियम नाइट्रेट का हो गया। तो हमसे पूछा है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज मात्रा। तो लिखेंगे आप अमोनियम नाइट्रोजन का परमाणु भार बटे NH4NO3 का परमाणु भार, ये लगाएंगे। ठीक है, अब आप जैसे ही इसका मान इसमें रखेंगे, इनके मान इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन का कितना है? 28 और इसका कितना है? 80 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35। तो कितना आ जाएगा? 35% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई 35% क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भाई 35% जो है हमारी इसमें क्या है? इसमें हमारी नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर। ए वाला किसका सही था ये मुझे आप बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया करे तो वीडियो को रोक लिया करो, तब उसको वीडियो को पॉज करके समझ के तब उसका आंसर दिया करो। ठीक है नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो ना, या रेलवे की आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साइंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि कह नहीं सकता मैं। ठीक है, आइए, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.00
0 2 2 गुणा 10 की पावर 22, बाकी 6 ये सेम ही है, 10 की पावर 24 है और 10 की पावर 23 है और 10 की पावर 25 है। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना, लिख लेना, पदार्थ के 1 मोल में, ठीक है, पदार्थ के लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, पदार्थ के 1 मोल के 1 मोल में आपसे क्या बोले भाई, परमाणु संख्या बोले, परमाणुओं की संख्या पूछे, या फिर किसकी पूछ ले भाई, वो अणु की पूछ ले, या आपसे पूछ ले आयन की। ये क्या होती है, समान होती है और निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अवागाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं, अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो संख्या। और ये कितनी होती है हमारी, ये होती है 6.022 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, 23। ये हमारी कितनी होती है, चाहे तो परमाणु संख्या पूछ ले, चाहे अणु संख्या पूछ ले, चाहे आयन पूछ ले, और इसी को हम बोलते हैं अवागाद्रो संख्या। और ये कितनी होती है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं काफी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और काफी पसंद भी आया होगा, देखने में भी बहुत सुंदर था। ठीक है, नहीं था कि नहीं था भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक लघु दृष्टि दोष युक्त आंख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है। तो दूर यानी कि दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जो दृष्टि दोष आया है उसको दूर करने वाली लेंस की शक्ति बताइए, या लेंस की क्षमता बताइए, कि जो आप दृष्टि दोष को दूर करने वाली लेंस जो यूज करोगे उसकी क्षमता कितनी होगी। जो आप लेंस यूज करोगे, भाई आपकी आंख में कोई दोष आ गया है, आपको या तो पास का सांप नहीं दिख रहा है या दूर का पास सांप नहीं दिख रहा है, तो आपके आंखों में जब जो दोष आ गया है, जो फॉल्ट आ गया है, उसको ठीक न करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, लेंस लगा देता है। वो कह देता है हाँ भाई आपको सांप चमकने लगेगा, आओ मैं लेंस लगा देता हूँ। तो जो लेंस आप लगाओगे, लेंस की क्षमता भी तो पता होनी चाहिए, नहीं तो लेंस की क्षमता पूछिए। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, आपसे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि लघु दृष्टि दोष। तो इसके लिए हमारी फोकस दूरी होती है माइनस में, और माइनस में कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है। और आपको पी का मान आपसे पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्या जानते हैं आप जानते ही हैं कि पी बराबर होता है 1/f, 1/f, लेकिन ये किस में होता है, मीटर में। लेकिन अगर हम इसको लगाना चाहें किस में, सेंटीमीटर में, तो P बराबर हो जाएगा 100/f। ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100 और अपॉन फोकस दूरी कितनी है, -50। तो जैसे इसको आप कट करोगे, 50 से 100 को भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार। तो P का मान कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा -2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा भाई, -2 डायोप्टर। डायोप्टर किसका मात्रक होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता को हम किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, नहीं फोकस दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में। ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं आपसे ना ये मीटर में वैल्यू दे रखी होती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमें फोकस दूरी किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो हमने इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 तो हो गया है ना हमारा, तो 8 पर चलते हैं हम। ठीक है, नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। 8 क्या कहता है हमसे, पढ़ो, पढ़िए। निम्नलिखित में कौन युक्त ऑपरेटर नहीं है। मतलब इनमें 3 युक्तियां ऐसी हैं जो ऑपरेटर हैं लेकिन एक नहीं है। ADD क्या ऑपरेटर है, AND ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर और। ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने अगर गेट पढ़े हैं तो आप इसका आंसर दे चुके होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो आप लोगों ने पढ़े होगा एंड गेट, नॉट गेट और गेट। देखो एंड गेट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे क्या होता है भैया ना, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट ये हमारे क्या है भाई, ये एंड गेट, एंड गेट इसका सिंबल पूछ लिया जाता है।
तो सिंबल इसका ये होता है इस प्रकार से, ये होता है और ये होता है ये। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। जब ये ए है और ये बी है तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा हमें बाई बराबर ये मिलेगा ए इंटू बी, ए इंटू बी। ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एंड गेट हो जाएगा। और ये ऑपरेटर है, क्या है ये ऑपरेटर है। भाई आप मान लीजिए दो इनपुट दीजिए ए और बी के मान लीजिए 0 और 1 मान लीजिए, ऑपरेटर में है नहीं है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा आउटपुट में, ठीक है नहीं। आइए उसी प्रकार आप नॉट गेट ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई, नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ठीक है। तो पहले ध्यान रखेंगे और गेट, ठीक है। इसमें क्या होता है नॉट गेट में, इसमें ये होता है नॉट गेट में इस प्रकार से ये होता है। मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपने कोई ए आउटपुट दिया, ए इनपुट दिया, तो उसमें बाई बराबर क्या मिलेगा आपको, ए बार मिलेगा। क्या मिलेगा, बाई बराबर ए बार मिलेगा। आपने नॉट गेट में क्या हुआ, आपने ए इनपुट दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार, यानी कि उसका उल्टा मिलेगा। अगर आपने एक इनपुट दिया है तो आपको 0 मिलेगा, आपने 0 इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी कहती है। अगर और गेट की बात करें तो और गेट में क्या होता है, इसमें ये होता है इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से। ये आपने मान लीजिए 2 इनपुट दिए हैं ए और बी, तो इसमें जो क्या होगा, इसमें बाई बराबर मिलेगा ए प्लस के बी। ये क्या होता है हमारा, ये और गेट होता है, ठीक है नहीं। अगर आपने 0 और 1 इनपुट दिए हैं 2, तो आपको 0 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, ये ऑपरेटर हैं, लेकिन हमारा ये जो है ना, ये हमारा ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इनके सिंबल नोट कर लेंगे, एंड गेट का ये होता है, नॉट गेट का ये होता है, और गेट का ये होता है। एग्जाम में सिंबल भी पूछ लेता है, क्योंकि रेलवे जो है ना बहुत खतरनाक आदमी है ये, ध्यान रखना। तो ये कैसे भी पूछ लेता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है जहां से आप सोचना बंद कर देते हो, इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है, पक्के होकर रहना एकदम, ठीक है नहीं। आइए, किसी पदार्थ के प्रति इकाई राशि को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, या दाब, या बल। प्रति इकाई राशि, ठीक है नहीं, और में द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है। तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि घनत्व बराबर होता है, क्या होता है भाई, हमारा होता है घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसका मात्रक की बात करें तो इसको हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं भाई, केजी में, और आयतन को किस में नापते हैं, मीटर की घात 3 में। तो ध्यान रखेंगे क्या होता है, घनत्व होता है। द्रव्यमान, इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है, आयतन। आयतन क्या हो गई, इकाई राशि हो गई, यानी कि आयतन को हम 1 मान लें, आयतन को क्या मान लें, 1 मान लें, तो क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो उसको हम क्या कहेंगे, घनत्व। यदि कोई वस्तु है, अगर उसका आयतन मान लीजिए 1 है, 1 बोलिए 1 मीटर क्यूब है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वही उसका क्या कहलाया जाएगा, घनत्व। मान लीजिए ये पेंसिल है, इसका द्रव्यमान भी होगा और इसका क्या होगा, आयतन भी होगा। अगर मैं आयतन इसका 1 घन कर दूं मैं, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वही इसका क्या कहलाया जाएगा, घनत्व कहलाया जाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ मतलब पेंसिल की प्रति इकाई मतलब इसका जो मैं क्या मान लूँ, आयतन क्या मान लूँ भाई, ये आयतन में 1 मान लूँ, कितना मान लूँ, इसको 1 मान लूँ। तो जब 1 मान लूंगा तो 1 को आप द्रव्यमान से भाग करोगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान ही आएगा। तो जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, इसका घनत्व होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि हमसे 10 प्रश्न क्या कहता है। 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला कि मलेरिया का परागमन मच्छरों द्वारा होता है, पेचिश रोग परजीवी अमीबा के कारण होता है, कैंसर का कारण विकिरण है, और लीवर फ्लूक का मध्यस्थ पोषक घोंघा है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो
तो हमें एक चीज़ तो पता है ना कि मलेरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी, सर रोलैंड रोस ने की थी। भाई हमें इतना पता है कि जो हमारे किसकी खोज की थी भाई, मलेरिया की जो खोज की थी वो सर रोलैंड रोस ने की थी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो मलेरिया है ना, हमारी जो मलेरिया है, मलेरिया ये जो होती है ये प्रोटोजोअल डिसीज है। कैसी भाई, प्रोटोजोनल डिसीज, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है ये, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसका जो रोग जनक है, तो रोग जनक पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो रोग जनक ध्यान रखेंगे, रोग जनक ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्या होता है भाई, ये होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। लेकिन बात कर लेता है इसके वाहक की, तो वाहक ध्यान रखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या ध्यान रखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इन्होंने ही बताया था कि मच्छरों द्वारा क्या है, मलेरिया फैलती है। तो मलेरिया किस पर आधारित है, प्रोटोजोआ पर आधारित एक बीमारी है। प्रोटोजोआ से ये मलेरिया जो फैलती है, और इसका जो रोग जनक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो वाहक है वो क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। तीनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि तीनों के तीनों आपके क्या है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं कि ये मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ पर आधारित क्या है, बीमारी है। और इसका जो रोग जनक है वो क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और ये वाहक इसका क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं, आप ध्यान रखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, हम 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 11 क्या कहता है, 11 क्या कहता है हमसे, ध्यान रखेंगे कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझो मेरी बात को, देखो मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करना। भाई एक होता है हमारे पास चालक, क्या होता है, चालक। और एक होता है हमारे पास कुचालक, क्या होता है, कुचालक। और एक होता है हमारे पास अर्धचालक, ये बात मैं ऐसी बता रहा हूं कि आप इनको जो ना गांठ बांध लेना, इन बातों को क्या है आप लोग गांठ बांध लेना। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनका जो होता है ना, इनका होता है ताप गुणांक। ध्यान रखेंगे, ताप गुणांक कैसा होता है इनका ताप गुणांक होता है धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। और इनका ताप गुणांक कैसा होता है, इनका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। ताप गुणांक कैसा होता है इनका होता है ऋणात्मक। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इनका ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई है, अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनका अगर आप ताप बढ़ाओगे, अगर इनका ताप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर इनका ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटाओगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। किनका, चालक पदार्थों का। क्यों, क्योंकि इनका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक, यानी कि प्लस के होता है। लेकिन इनका दोनों का, चाहे कुचालक हो चाहे अर्धचालक हो, इनका ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होता है तो ध्यान रखेंगे, अगर आप इनका क्या करोगे, दोनों के लिए हैं, अगर आप इनका ताप बढ़ाओगे, तो इनका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, इनका प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा भाई, घटेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आप इनका प्रतिरोध, इनका तापमान कैसा करोगे, कम करोगे, तो इनका प्रतिरोध का मान कैसा होगा, इनका प्रतिरोध का मान कैसा होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये इनका जो ताप गुणांक नकारात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए कुचालक या अर्धचालक पदार्थों में ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन चालक पदार्थों में ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दी है, इसको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्धचालक। क्या है भाई हमारे पास है अर्धचालक। तो ये अर्धचालक दे रखा है, अर्धचालक, और इसको गर्म करने पर मतलब इसका तापमान कैसा कर रहे हैं हम, इसका तापमान बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ा रहे हैं तो मैंने बताया कि अर्धचालकों का ताप गुणांक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो आप ताप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई उसका जो प्रतिरोध है कैसा होता है, घटता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, समझने की कोशिश करो। देखो मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ है आपकी अगर साइज कमजोर है तो आप परेशान मत हो, ठीक है। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी मेहनत करो, ठीक है। नहीं, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप डेली क्लास लो, गारंटी दे रहा हूँ, आप 10 क्लास ले लो, ज़्यादा नहीं 10 क्लासें। जो आगे मैं 10 क्लासें देने वाला हूँ, मैं तो कम से कम 50 क्लासें कराऊंगा, पता ना कितनी हो जाएं। जब तक रेलवे के चलेंगे, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, तो जब तक इनके एग्जाम्स ना हो जाते जब तक मैं प्रैक्टिस सेट का बैच तो कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपने केवल मात्र मेरा प्रैक्टिस बैच देख लिया पर डे क्लास, तब भी कह रहा हूँ कि 10-15 क्लासों में साइंस आपकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी जिसका आप कह नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस पर बल लगाकर निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है। क्या वस्तु की रूपरेखा यानी कि उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, क्या वस्तु द्वारा प्रयुक्त क्षेत्र को हम, क्या वस्तु के परमाणुओं को, क्या किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरी बात नोट कर लेना, ठीक है। वस्तु पर लगाया गया, वस्तु पर बल लगाने पर, बल लगाने पर पड़ने वाला प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव, ये बात ध्यान रखेंगे, पड़ने वाला प्रभाव क्या है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे भाई, वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, ध्यान रखेंगे आप वस्तु पे बल लगा रहे हो तो क्या होगा, उसके आकार में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। आकार में, रूपरेखा में नहीं, आकार में लिखेंगे, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। और दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरा क्या है, वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में, वेग में परिवर्तन। और जब आप वेग में कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, संवेग में भी, ठीक है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। ये बात आप नोट कर लेंगे भाई, क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv। तो m क्या है हमारे पास, द्रव्यमान, और b क्या है, वेग में। जब आप वेग में परिवर्तन कर सकते हो तो क्या संवेग में नहीं कर सकते हो, जब आप वेग में परिवर्तन कर सकते हो तो आप संवेग में भी कर सकते हो। तो इसीलिए लिखा मैंने कि जब वस्तु के वेग में हम परिवर्तन कर सकते हैं तो संवेग में भी कर सकते हैं, और उसका आकार भी आप चेंज कर सकते हो। मोबाइल को तोड़ तोड़ के आप उसके आकार में बदलाव ला सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के संवेग की अवस्था को आप परिवर्तन कर सकते हो, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रूपरेखा वाला हमारा कुछ सही नहीं है, ठीक है। आकार में चेंज कर सकते हो लेकिन उसकी रूप बल से चेंज नहीं होती है। आप मान लीजिए आपको सजाना है तो आप बल लगा के थोड़ी ना सजाओगे, कपड़े, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कंघा, चश्मा, ये चीज़ें लगाओगे तभी तो आपकी रूपरेखा चेंज होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके मुंह जो है ये थोड़ा सा पिचका दिया जाए तो बल लगा के मतलब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है, उसमें पैसे की जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ, सॉरी 13 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती ठोसों में, हाइड्रोजन में, निर्वात में, तेल में। आपको पता होना चाहिए ध्वनि कैसी तरंग है हमारी, ध्यान रखेंगे ध्वनि कैसी तरंग है भाई, ध्वनि तरंग है हमारी, जो हमारी ध्वनि है ये कैसी तरंग है, ध्वनि हमारी तरंग है कैसी, ये हमारी है अनुदैर्घ्य तरंग। कैसी है भाई, अनुदैर्घ्य तरंग,
कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसी होती है भाई? माध्यम की आवश्यकता सॉरी, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, नहीं चल सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए इस कमरे में निर्वात है, उस कोने में मान लीजिए आपकी माताजी बैठी हैं और इस तरफ आप बैठ के पढ़ रहे हो, और माताजी को क्या हुआ, अचानक तबीयत खराब हुई और यहाँ निर्वात है। माताजी कह रही हैं लल्ला उठिए, थोड़ी सी मुझे दवाई दिला दे या डॉक्टर के पास मुझे ले चल। आप पढ़ते रहोगे, आपको मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। समझ में आ रही नहीं आ रही है? या मान लीजिए वैसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए घर से बाहर पूरे जिस हम गृह पे रह रहे हैं उस गृह पे मान लीजिए निर्वात है। मान लीजिए पड़ोसी गांव में क्या हो गया, चोर आ गए और शोर मच गया, ठीक है, और वहाँ पे शोर मच रहा है तो आपको शोर की सुनाई नहीं देगी, ठीक है नहीं? तो क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है। ध्वनि माध्यम के बिना गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो जब निर्वात है तो निर्वात में हमारी ध्वनि चल नहीं सकती, तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो आपको पता है निर्वात में क्या हो जाएगी, ये नहीं चल सकती। तो क्या हो जाएगा भाई, ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। भाई ठोसों में क्या होती है, आपने देखा होगा, गैस, वायु, उसके बाद लिखेंगे द्रव, उसके बाद लिखेंगे ठोस। तो ध्यान रखेंगे, ठोसों में सर्वाधिक, फिर उससे कम द्रव में और उससे कम वायु में। तो ये किसका है? ये ध्वनि का क्रम है, ध्वनि का बढ़ता क्रम। यानी कि सर्वाधिक किस में होगी? सर्वाधिक चाल, सर्वाधिक चाल, सर्वाधिक चाल ध्वनि की, सर्वाधिक चाल, ठीक है, किसकी? ध्वनि की। किस में होगी? ठोसों में। सबसे कम ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे कम या न्यूनतम। तो सबसे न्यूनतम किस में हो जाएगी? वायु में, गैसों में, फिर द्रवों में, फिर ठोसों में। तो सबसे ज़्यादा किस में है? ठोसों में। और सबसे कम किस में है? वायु में। यानी कि कोई माध्यम जितना सघन होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझाइए, ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है मान लीजिए 4 है, भाई एक किसका होता है? निर्वात का। वायु का कितना होता है? 1.003। अब 4 है मान लीजिए, तो अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल उसमें कम होगी, लेकिन वो ज़्यादा सघन हुआ ना तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे, ध्वनि और जो प्रकाश है ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, इसीलिए कहते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा 13वें का क्या हो जाएगा? सी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ताप को मापने की इकाई क्या है? ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस है, कैलोरी है, तापक्रम है, इनमें से नहीं। तो कैलोरी ऊर्जा को नापते हैं, तापक्रम हमारा अलग हो जाता है, और सेल्सियस क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा भाई हमारा? ये हमारा सेल्सियस हो जाएगा राइट आंसर। 14वें का ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कहता है समझो। देखो टेम्परेचर से 2 क्वेश्चन आ गए। फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक और सेल्सियस पैमाने के पाठ्यांक के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? ठीक है, मान लो आप मान लीजिए, क्या मान लेंगे आप? सेल्सियस में नाप लो आप, सेल्सियस, सेल्सियस पैमाने का तापमान आपने कितना मान लिया? x मान लिया। तो फारेनहाइट, भाई फारेनहाइट, फारेनहाइट पैमाने का तापमान क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5x डिग्री सेल्सियस।
कोई दिक्कत तो नहीं भाई? भाई अगर सेल्सियस पैमाने का तापमान हमने x मान लिया तो फ़ारेनहाइट पैमाने का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे भाई 5 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दे रखा है। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सेल्सियस बटे 100 बराबर होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। आप इसमें मान लगा दीजिए। जैसे ही आप इसमें मान लगाओगे तो होगा क्या, समझो मेरी बात को, क्या होगा देखो। इसमें आप मान लगा दीजिए, ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये फॉर्मूला है किसके बीच में? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या है? ये रिलेशन है, एक संबंध है कि सेल्सियस बटे 1000 बराबर होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180। तो आप लगाएंगे सेल्सियस का मान कितना होता है हमारे पास? दे रखा है x लिख देंगे अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? फ़ारेनहाइट का मतलब कितना है? 5x माइनस 32 बटे 180। आप इसे कट करोगे तो जैसे ही आप इसे कट करोगे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 बार, 20 पंजे 100 और 20 नमा 180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जैसे ही इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 9 का ना 9x हो जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा ये 5 पंजे 25x हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और एक कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 160। इसको आप इधर लाओगे तो माइनस के 16x बचेगा और इधर कितना बचेगा? माइनस के 160। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। x का मान कितना आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस से माइनस कट जाएगा और 16 दाई 160 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही पूछा था कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक जो है सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना होगा। सेल्सियस पैमाने का पूछा है तो सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर, किस पर? 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 गुना होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 15वें का ए किस किस का सही गया था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत जरूर है ये क्वेश्चन। ठीक है, बताना जरूर आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। 16 क्या कहता है हमसे? ध्यान रखेंगे, आपने ध्यान रखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड, भाई कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? ध्यान रखेंगे, तो ये क्या करेंगे हम भाई? पानी के साथ तो अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कली चूना। कली चूना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कली चूना। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये? कैल्शियम ऑक्साइड, जो पुताई के काम में आता है। किसके भाई? पुताई या रंगाई, पुताई या रंगाई के काम में आता है। ठीक है, कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कली चूना। जब आप कली चूना की जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पुताई, जिसका हम प्रयोग में करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड तांबा, कैल्शियम कास्टिक चूना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कास्टिक चूना भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कास्टिक चूना। ध्यान रखेंगे, कास्टिक चूना। क्या बोलते हैं इसको हम? कास्टिक चूना। तो कास्टिक चूना का जो हम प्रयोग है पुताई और रंगाई में करते हैं। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना की क्रिया आप जल के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक चूना भी बोलते हैं, और इसका प्रयोग पुताई या रंगाई में भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। जल्दी बताइए इसका आंसर। भाई अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? जब अमोनिया गैस है तो आप बताइए मुझे कपूर क्या होगा? भाई अमोनिया क्या है हमारी? ये गैस है। अमोनिया क्या है हमारी? अमोनिया हमारी गैस है।
तो गैस है तो बताओ भाई, अमोनिया क्या है? गैस है। तो कपूर क्या है? कपूर है हमारा गैस। बिल्कुल गलत बात है। ठोस हो सकता है तरल, कपूर तरल नहीं होता है। अर्ध ठोस ये भी नहीं कह सकते, तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ठोस हो जाएगा। तो कपूर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 17 का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कहा है कि पानी के 5 अणु, भाई पानी के आप 5 अणु ले लीजिए। कितने अणु ले लीजिए? पानी के 5 अणु लेने हैं आपको। तो पानी हमारा, तो पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। क्या होता है भाई? H2O। आपको पता होगा, अगर इसका आप परमाणु भार निकालोगे तो कितना आ जाएगा? H का कितना होता है? 1, 2 से गुणा कर दोगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 2 + 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 18। और 18 की आप किससे कर दोगे फिर? 5 से गुणा, क्योंकि 5 गुना पूछ रहा है ना 5 अणुओं की। तो एक अणु में कितना आ रहा है? 18। तो 5 अणुओं में कितना आ जाएगा? 5 अणुओं में आ जाएगा कितना भाई? 90 यूनिट। 90 यूनिट। तो 90 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ये बताना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 बताना आपको। चलिए आइए देखो क्वेश्चन नंबर 19। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, या 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, या उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु हुआ, या नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये मुझे लगता है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। कौन सा वाला? डी ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सीवी रमन, क्या नाम है इनका भाई? CB रमन। ध्यान रखेंगे इनका पूरा नाम ध्यान रखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये इनका पूरा नाम पूछ लिया था, तो ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन। देखो ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने एक अध्ययन किया था। मतलब उसकी खोज की थी। क्या किया था इन्होंने कहा था प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोगों ने देखा होगा, जो भाई इन्होंने देखा यार, ठीक है प्रकाश 7 रंगों में टूटता है, ठीक है अच्छी बात है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, बैंगनी रंग का कम होता है, और लाल रंग का विचलन कोण कम होता है और बैंगनी रंग का ज़्यादा होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई रंग कितना फैलेगा, मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, कोई रंग कितना फैलेगा, ये इन्होंने बताया था। किन्होंने? रमन जी ने बताया था। जैसे आपने देखा होगा आसमान आपको नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? सूर्य आपको लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के फैलने की जो घटना थी, प्रकाश के जो फैलने की घटना थी या प्रकाश के जो प्रकीर्णन की घटना थी, वो इन्होंने ही खोज की थी। किन्होंने? CV रमन जी ने। और इन्होंने ही, ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या हुआ था? इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी भाई? रमन प्रभाव। ध्यान रखेंगे, रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी। कब? 28 फरवरी 1928 में। कब भाई इन्होंने की थी? 28 फरवरी और 1928 में। बात समझने की कोशिश करेंगे। जब 28 फरवरी 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी? रमन प्रभाव की। तो इन्हीं के नाम, इनकी खोज पर ही क्या कर दिया गया? इसी खोज पे क्या कर दिया गया? इन्होंने 1986 में घोषणा कर दी। किसकी कर दी भाई? घोषणा कर दी। और 1987 में मनाया गया। क्या मनाया गया? अब क्या मनाया गया मैं वो बता देता हूं। क्या मनाया गया, मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या मनाया गया? ये मनाया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है हमारा, 28 फरवरी को मनाया गया। कब भाई, 28 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया, 1987 में। जब इन्होंने 28 फरवरी 1928 में रमन प्रभाव की खोज कर दी थी, तो 1986 में यह घोषणा कर दी गई थी कि भाई 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाया करेंगे। और 1987 में पहली बार हमारा क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीवी रमन है, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इन्होंने अध्ययन किया था किसका, प्रकाश के प्रकीर्णन की इन्होंने खोज की थी, और रमन प्रभाव भी इन्होंने दिया था 28 फरवरी 1928 को। इसी के लिए इन्हें क्या है, 1930 में क्या मिला भाई, नोबेल प्राइज मिला। क्या भाई, ये नोबेल प्राइज मिल गया इन्हें, नोबेल पुरस्कार। और 1954 में क्या मिल गया भाई, 1954 में मिल गया इन्हें भारत रत्न। ये सब लोग जानते हैं, भारत रत्न मिल गया। कब मिल गया भाई, 1954 में भारत रत्न, और 1930 में नोबेल पुरस्कार। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म कहाँ हुआ था, 1988 में। देखो डेट भी दे रखी है, कब, 1888 में, 1888 में। और कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ भाई, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था, 1888 में, तमिलनाडु में। और सीवी रमन जी ने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1954 में भारत रत्न, पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, अध्ययन प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी, रमन प्रभाव 28 फरवरी 1928 में दिया, और 1986 में घोषणा कर दी गई, 1987 में मनाया गया। क्या मनाया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उम्मीद करता हूं सारा जो खेला था वो आपको बहुत समझ में आया होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। आप यहां तक बने हो तो लास्ट क्वेश्चन का भी आनंद लो। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है, वाहनों की रिव्यू मिरर में, या शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, कैलाइडोस्कोप में। देखो मेकअप दर्पण हुआ, यह कैलाइडोस्कोप हुआ। ध्यान रखेंगे, मेकअप दर्पण हुआ, यह कैलाइडोस्कोप हुआ। इसमें जो हम प्रयोग करते हैं ना, इसमें हम करते हैं समतल दर्पण का। किसमें करते हैं भाई, समतल दर्पण का। समतल दर्पण होता है, बच्चों के खेलने की एक वस्तु होती है कैलाइडोस्कोप, जिसमें 3 शीशे मिला के बनाया जाता है। तो कैलाइडोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं हम, वो किस में करते हैं, हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो आपके रूम में मेकअप दर्पण लगा होता है, उसमें भी हम कैसा दर्पण का यूज करते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण की खास बात यह है कि आप जितनी दूर समतल दर्पण से खड़े हो, वस्तु दर्पण से जितनी दूर खड़ी होगी, उतनी दूर ही वस्तु का क्या उसमें प्रतिबिंब बनता है। अगर जितनी ऊंची वस्तु खड़ी होगी, उतना ही ऊंचा उसमें प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, इसमें आभासी बनता है। इसमें कैसा बनता है भाई, इसमें बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु कैसा बनता है, इसमें सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। परंतु इसमें भी ध्यान रखेंगे, इसमें भी कैसा बनता है, इसमें भी आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। कैसे होते हैं भाई, सीधे होते हैं। ध्यान रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। और समतल दर्पण में भी कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी बनते हैं, लेकिन सीधे बनते हैं। लेकिन बात करें हम अवतल दर्पण की, उसमें हमारे प्रतिबिंब वास्तविक भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे। तो उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इनके सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। तो वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेंगी उसकी, ठीक है नहीं। आइए, तो वाहन के रिव्यू मिरर में और शीशे की खिड़कियों में, तो शीशे की खिड़कियों में क्या करते हैं हम, नॉर्मल शीशा यूज करते हैं, यानी कि समतल दर्पण कह सकते हो। और वाहनों में क्या करते हैं, वाहनों की जो साइड वाली होती है ना, साइड लाइट में, किसमें भाई, साइड लाइट में। तो साइड लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट में, किसमें भाई, स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना गलियों में, स्ट्रीट लाइट में, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात करें गाड़ी की हेडलाइट में, हेडलाइट में, हेडलाइट में, हेडलाइट में, तो हेडलाइट में हम क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। क्या करते हैं भाई, अवतल दर्पण। जो आप गाड़ी ट्रक चला रहा है, तो ट्रक वाला क्या होता है, साइड में देखता है पीछे का, तो रिव्यू मिरर में हम किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। तो ध्यान रखेंगे, तो उत्तल दर्पण में किसका यूज करते हैं हम, वाहनों के रिव्यू मिरर, यानी कि साइड वाले दर्पणों में किसका, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है नहीं। आइए,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो इतने ही है क्वेश्चन, 20 ही हैं साथियों, मैंने 20 ही रखे हैं आज के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास बहुत आनंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, तैयारी को बनाए रहिए। जय हिंद साथियों।